हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताओं को देखेंगे, जो कि यूपी पेट की परीक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस के रूप में है। तो इस विषय को हम लोग घटना चक्र की बुक के अंतर्गत देखेंगे। आइए चलिए इस वीडियो को आज शुरू करते हैं। तो हमारी हेडिंग है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट है कैबिनेट मिशन, जो 24 मार्च 1946 में भारत आया। इस मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होनी थी। तो कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का गठन होना था और इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होना था। इसके बाद अगला पॉइंट है, इसमें प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था थी, अर्थात 10 लाख व्यक्तियों में से एक व्यक्ति को चुनना था संविधान सभा के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। तो संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो यह हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और उसके एक अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, जिसका नाम सच्चिदानंद सिन्हा था। तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसका अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद अगला पॉइंट है बेनेगल नरसिंह राव, जिन्हें BN राव के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संवैधानिक सलाहकार अर्थात संविधान के सलाहकार कौन थे? तो वो थे BN राव। अगला पॉइंट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस समिति में कुल सदस्य 7 थे। तो प्रारूप समिति अर्थात ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसके बाद अगला पॉइंट है संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को। इसके बाद अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। इसलिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारे संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसके बाद अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए। तो हमारा संविधान तो मुख्य रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1949 से ही इसके कुछ प्रावधानों को लागू किया गया था। उसके अंतर्गत नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध थे। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय संविधान 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। आगे है संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया। तो संविधान सभा ने कब हस्ताक्षर किया था संविधान पर? तो था 24 जनवरी 1950 को। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ, जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला पॉइंट है कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्थापित संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान अधिनियमित हुआ था। तो भारतीय संविधान किस सभा द्वारा? तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। अगला पॉइंट है संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकारों और अल्पसंख्यकों हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला पॉइंट है संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं थीं। तो संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थीं? 15।
अब अगला हेडिंग है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, अर्थात भारतीय संविधान में किन किन देशों से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ब्रिटेन के संविधान द्वारा भारत में कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो उसके अंतर्गत संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनी प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार, लेख आदि उपबंध लिए गए हैं। तो संविधान के अंतर्गत ब्रिटेन के द्वारा संसदीय शासन पद्धति ब्रिटेन के संविधान से, विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से, मंत्रिमंडलीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से, एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से, द्विसदनीय प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से और विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। साथ ही साथ संसदीय विशेषाधिकार को भी ब्रिटेन के संविधान से ही लिया गया है। अब देखते हैं अमेरिकी संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो अमेरिकी संविधान से उद्देशिका का विचार लिया गया है, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति ली गई है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है, मूल अधिकार लिए गए हैं, उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध, ये सब अमेरिकी संविधान से लिए गए हैं। अब देखते हैं आयरलैंड के संविधान से कौन कौन सी विशेषताएं ली गई हैं। तो आयरलैंड के संविधान से नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये सब आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये सब कनाडा के संविधान से लिया गया है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची, ये सब ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया तथा दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की व्यवस्था ली गई है और साथ ही साथ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। इसके बाद है मूल कर्तव्य तथा प्रस्तावना में न्याय, जिसमें सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात की गई है, के आदर्श को सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। अब अगला पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। वर्ष 1946 में जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार में गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो अंतरिम सरकार में सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। इसके बाद अगला पॉइंट है 2 सितंबर 1946 को अंतरिम मंत्रिमंडल ने शपथ लिया था। अगला पॉइंट है अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद है केशवानंद भारती के वाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। तो आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस वाद में सामने आया था? तो केशवानंद भारती वाद में। इसके बाद है संप्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संसदीय स्वरूप की सरकार, संघात्मक स्वरूप लेकिन प्रकृति में एकात्मकता आदि भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। इसके बाद है इंग्लैंड का संविधान अलिखित है, अमेरिका का संविधान विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका का संविधान है। इसके बाद है वर्ष 1956 में देश के विभिन्न राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्षेत्र की अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा थी। तो 1956 में राज्यों का पुनर्गठन भाषाई आधार पर किया गया था। इसके बाद है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम 1953 ईस्वी में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। तो सर्वप्रथम किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर हुआ था? तो वो था आंध्र प्रदेश। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1953 ईस्वी में। इसके बाद अगला पॉइंट है सरकार का गणतंत्रीय तथा लोकतंत्रीय स्वरूप, मौलिक अधिकारों तथा राज्य के निदेशक सिद्धांतों के मध्य सामंजस्य तथा संघीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा माना गया है। इसके बाद है राज्य सरकारें केंद्र सरकार की एजेंट्स हैं, यह लक्षण संघीय सरकार के अनुरूप नहीं है। इसके बाद है संघीय सरकार, संसदीय सरकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं।
जबकि भारतीय संविधान में अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली नहीं अपनाई गई है। तो अध्यक्षात्मक सरकार की प्रणाली अमेरिका में अपनाई गई है, जहाँ पे राष्ट्रपति प्रमुख होता है। भारत में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री वास्तविक प्रमुख माना जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत एक संघ है क्योंकि उसका संविधान राज्य और केंद्र के बीच सत्ता की साझेदारी की सुविधा देता है। इसके बाद है सार्वजनिक हित याचिका, जिसे PIL भी कहा जाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की संकल्पना की शुरुआत USA में हुई थी। तो PIL की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो USA में। अगला पॉइंट है, भारत के क्षेत्र में राज्यों के क्षेत्र, संघीय क्षेत्र तथा ऐसे अन्य क्षेत्र शामिल हैं जो अधिकृत किए जाते हैं। अगर पूछे कि भारत के क्षेत्र में कौन कौन से शामिल हैं, तो उसमें राज्य हो जाएंगे, संघ क्षेत्र हो जाएंगे, और अन्य क्षेत्र जिन्हें बाद में अधिकृत किया जाएगा, वो सब भारत के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा की संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के मूल पाठ में जब यह संविधान लिखा गया था, उस समय भारतीय संविधान में 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। हालांकि गणना की दृष्टि से संविधान के अनुच्छेदों की संख्या वर्तमान में लगभग 468 है, जबकि वर्तमान में भागों की संख्या 25 एवं अनुसूचियों की संख्या 12 है। तो वर्तमान में लगभग 468 आर्टिकल हैं और भागों की संख्या 25 है और अनुसूचियों की संख्या 12 है। अब हम लोग संविधान के भाग को देखते हैं, उसके संविधान के भाग कौन कौन से हैं और उसका विषय क्या क्या है। तो संविधान का सबसे पहला भाग है भाग 1, यह संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। भाग 4 में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में संघ है। भाग 6 में राज्य है। भाग 7 में प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य, इसे हम निरसित कर दिया गया है, अर्थात ख़त्म कर दिया गया है। भाग 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। भाग 9 में है पंचायत। भाग 9 क में है नगर पालिकाएँ। भाग 9 ख में है सहकारी समितियाँ। भाग 10 में है अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। भाग 11 में है संघ और राज्यों के बीच संबंध। भाग 12 में है वित्त, संपत्ति, संविदा और वाद। भाग 13 में है भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य और समागम। भाग 14 में है संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं। भाग 14 क में है अधिकरण अर्थात ट्रिब्यूनल्स। भाग 15 में है निर्वाचन अर्थात इलेक्शन। भाग 16 में है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। भाग 17 में है राजभाषा। भाग 18 में है आपातकालीन उपबंध। भाग 19 में है प्रकीर्ण। भाग 20 में है संविधान का संशोधन। भाग 21 में है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। भाग 22 में है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद संसदीय स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे, कैसी कैसी व्यवस्था है भारतीय संविधान में। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSSC पेट परीक्षा के लिए घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान को देखेंगे और उसके अंतर्गत हम लोग भारतीय संविधान की कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद का अध्ययन करेंगे और उनको देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं और किस किस आर्टिकल के अंतर्गत दिए हुए हैं और किस आर्टिकल का विषय क्या क्या है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहला अनुच्छेद है आर्टिकल 1। इसके अंतर्गत संघ का नाम और राज्य क्षेत्र दिए हुए हैं। आर्टिकल 2 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना दिया हुआ है।
अनुच्छेद 3 के अंतर्गत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन है। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार दिया हुआ है। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 के अंतर्गत लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता की बात की गई है। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान दिया हुआ है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 के अंतर्गत कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 29 के अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं जिनका राज्य किसी भी कानून के निर्माण में प्रयोग करेगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 39 का। इसके अंतर्गत समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में वर्णन किया गया है। फिर है अनुच्छेद 40। इसके अंतर्गत ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा के लिए प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 48 क के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि की बात की गई है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होगा उसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 57 के अंतर्गत पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की योग्यता का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान की बात की गई है। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 70 के अंतर्गत अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा इसके बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 74 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है। तो मंत्रिपरिषद का उल्लेख आर्टिकल 74 में है। अनुच्छेद 75(1) के अंतर्गत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा, इसका वर्णन किया हुआ है। अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत का महान्यायवादी है, तो भारत के महान्यायवादी का प्रावधान अनुच्छेद 76 में किया गया है। अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा की संरचना का प्रावधान है।
अनुच्छेद 81 के अंतर्गत लोकसभा की संरचना का प्रावधान है। अनुच्छेद 83(1) के अंतर्गत राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 84 के अंतर्गत संसद की सदस्यता के लिए अर्हता संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन का प्रावधान है। अनुच्छेद 101 के अंतर्गत लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णायक मत का प्रयोग पक्ष एवं विपक्ष के मत बराबर होने पर किया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो ज्वाइंट सीटिंग जिसे बोलते हैं, तो ज्वाइंट सीटिंग का प्रावधान आर्टिकल 108 में किया गया है, 108 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया की बात की गई है। अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाएगा, इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 112 के अंतर्गत वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन किया गया है, जिसको आम भाषा में बजट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद 117 के अंतर्गत वित्त विधेयकों के बारे में उपबंध दिया गया है। तो धन विधेयक 110 में है और वित्त विधेयक 117 में है। अनुच्छेद 122 में है, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत संसद के विश्रांति काल में, अर्थात जब वह संसद सत्र में न हो तब अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। तो अध्यादेश की जारी करने का प्रावधान अनुच्छेद 123 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना, इसका प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 137 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय की पुनर्विलोकन की शक्ति अर्थात रिव्यू की शक्ति को स्थापित किया गया है। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान किया गया है, जिसे कैग के नाम से जाना जाता है। तो कैग का प्रावधान आर्टिकल 148 में है। आर्टिकल 155 के अंतर्गत राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्तियों का वर्णन है आर्टिकल 161 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 164(1) के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 165 के अंतर्गत राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान किया गया है। तो राज्य का महाधिवक्ता का प्रावधान आर्टिकल 165 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 169 के अंतर्गत राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 174 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राज्य विधानमंडल के समय समय पर सत्र बुलाने, उसका सत्रावसान करने तथा विधानसभा को विघटित करने का अधिकार का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर अनुमति देना या अनुमति रोक लेना या राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर लेना, इस संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 201 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित विधेयकों के बारे में दिया गया है। आर्टिकल 213 के अंतर्गत विधानमंडल के विश्रांति काल में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अगला है अनुच्छेद 214, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 215, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना, यह अनुच्छेद 215 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत है उच्च न्यायालयों का गठन। अनुच्छेद 217 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पदों की शर्तें। अनुच्छेद 226 के अंतर्गत है उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति। तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त होती है? तो है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की
स्थापना का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 233 के अंतर्गत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात की गई है। अनुच्छेद 239 क दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। अगला है अनुच्छेद 241, इसके अंतर्गत संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया है। अगला है अनुच्छेद 243 ख, इसका संबंध पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 243 झ, पंचायतों के वित्तीय मामलों पर सिफारिश करने के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग गठित करने का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 243 ट, पंचायतों के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 243 थ, नगर पालिकाओं का गठन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य क, नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य घ, जिला योजना के लिए समिति संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 243 य झ, सहकारी समितियों का निगमन से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 249, राज्य सूची के विषय पर राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान 249 में किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान बनाने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 253 के अंतर्गत अनुच्छेद 262, यह अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय से संबंधित है। तो अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों को निपटाने के लिए न्याय निर्णय का व्यवस्था आर्टिकल 262 के अंतर्गत किया गया है। अगला है अनुच्छेद 263, इसके अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 266, भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा के बारे में प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 267, भारत की आकस्मिकता निधि कंटिजेंसी फंड का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 280 का संबंध वित्त आयोग से है, फाइनेंस कमीशन से। अनुच्छेद 300 वाद और कार्यवाहियों से संबंधित है। अनुच्छेद 300 क, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना, इसका प्रावधान है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 315 के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 323 के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 324 के अंतर्गत निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना इसका प्रावधान किया गया है। तो निर्वाचन आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है? तो आर्टिकल 324 से। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 326, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 326 के अंतर्गत किया गया है। अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 331 के अंतर्गत लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा अब खत्म कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 332, राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 333, इसके अंतर्गत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व का प्रावधान है, जिसे 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा निरसित कर दिया गया है। अगला है अनुच्छेद 338, इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो आर्टिकल 338 के अंतर्गत अनुच्छेद 338 का इसका संबंध राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग से है। आर्टिकल 340, इसका संबंध राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंध में है। अनुच्छेद 343, यह संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी घोषित करता है, इस संबंध में प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 344 के अंतर्गत राजभाषा आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 350 के अंतर्गत प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात की घोषणा युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत
राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जाना जाता है। तो राष्ट्रपति शासन का प्रावधान आर्टिकल 356 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है वित्तीय आपातकाल। तो वित्तीय आपातकाल किस आर्टिकल के अंतर्गत है? आर्टिकल 360। अगला है अनुच्छेद 368, संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया। तो संविधान संशोधन की शक्ति संसद को दी गई है किस आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और आने वाली वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के और अन्य पहलुओं को देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और लोक प्रशासन की व्यवस्था को देखेंगे और ये सब कक्षाएं हम लोग UPSSC पेट की परीक्षा के ध्यान में रखते हुए कर रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग भारत के में संविधान में जो अनुसूचियां हैं उनके भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद कौन कौन से भारत में मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनको पढ़ा था। तो चलिए आज का इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अनुसूची है, इसके अंतर्गत जो पहली अनुसूची है उसके अंतर्गत राज्य एवं संघराज्य क्षेत्र के बारे में है। इसके बाद दूसरे अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख किया गया है दूसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप को उल्लेख किया गया है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है कि किन राज्यों में कितनी सीटें दी गई हैं राज्यसभा को। फिर पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। और पाँचवीं अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठवीं अनुसूची के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र व राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसके अंतर्गत 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं। तो उसमें सबसे पहली अनुसूची है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, तीसरी है समवर्ती सूची। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं जो कि वर्तमान में 98 हैं का उल्लेख है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है। फिर है राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं और वर्तमान में इसमें 59 विषय हैं जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 67 विषय थे और वर्तमान में इसमें केवल 52 विषय का उल्लेख है जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार, ये सभी राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद है रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। फिर है आर्थिक नियोजन, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड संहिता, विवाह विच्छेद या तलाक एवं गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। फिर है आठवीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थीं। वर्ष 1967 में सिंधी को इसमें जोड़ा गया 21वें संविधान संशोधन द्वारा। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके बाद है नवीं अनुसूची के अंतर्गत कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल नवीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 284 अधिनियम हैं।
तो 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा शामिल किया गया था संविधान के अंतर्गत। इसके बाद है 10वीं अनुसूची। यह अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध करती है। इस अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसके बाद है 11वीं अनुसूची। पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध इसमें किया गया है। इसे 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय शामिल हैं। इसके बाद है 12वीं अनुसूची। नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध किया गया है। इसे 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। अब इसके बाद अगला पॉइंट है विधायी विषयों को संविधान की 7वीं अनुसूची में रखा गया है। अगला पॉइंट है भारत के संविधान के अंतर्गत पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, निखात निधि, गैस और गैस संकर, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है रेडियो और टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे एवं निगम कर, ये सभी संघ सूची के विषय हैं। अब है आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना, ये सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। अगला पॉइंट है भारत का संविधान अवशिष्ट शक्तियाँ संघीय सरकार को प्रदान करता है। यह अनुच्छेद 248 के अंतर्गत है। अवशिष्ट शक्तियाँ वे शक्तियाँ होती हैं जिनका उल्लेख न तो राज्य सूची में होता है, न ही संघ सूची में होता है और न ही समवर्ती सूची में होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 343 हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करता है। अगला पॉइंट है संविधान की उद्देशिका के अनुसार राज्य हर व्यक्ति के सम्मान की रक्षा करेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के लिए उचित एवं मानवोचित कार्य परिस्थिति उपलब्ध कराकर की जाएगी। अगला पॉइंट है प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। अगला पॉइंट है संविधान की उद्देशिका में एक बार 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधन किया गया था। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में अब तक केवल एक ही बार संशोधन किया गया है और वह भी 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की उद्देशिका में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा उद्देशिका में कौन से शब्द जोड़े गए थे? तो वे थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता। अगला पॉइंट है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। इसके बाद अगला पॉइंट है संसदीय प्रणाली में द्विसदनीय का मतलब है जिसमें 2 सदन, उच्च सदन और निम्न सदन हों। इसके बाद अगला पॉइंट है सरकार के संसदीय रूप की सबसे अनिवार्य विशेषता कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना है। तो संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। अब अगला पॉइंट है सरकार के संसदात्मक स्वरूप में राज्य की वास्तविक शक्तियाँ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद में सन्निहित होती हैं। अगला पॉइंट है संसदीय शासन प्रणाली में लोकसभा द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को अपदस्थ किया जा सकता है। अगला पॉइंट है संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। अगला पॉइंट है भारतीय संघ में नए राज्य का निर्माण संसद कर सकती है। तो नए राज्यों का निर्माण किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। अगला पॉइंट है संसद को किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को मिला करके अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिला करके
एक नए राज्य का निर्माण करने की शक्ति प्राप्त है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारतीय संघ के राज्यों को संसद के दोनों सदनों के साधारण बहुमत और संबंधित राज्यों की विधायिका की सहमति द्वारा पुनः व्यवस्थित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं या नाम को बदला जा सकता है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ राज्य 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को तथा झारखंड 15 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। इसके बाद अगला पॉइंट है, नवगठित राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 का अस्तित्व आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन से हुआ। अगला पॉइंट है, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। तो वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू और कश्मीर का विभाजन 2 संघ राज्य क्षेत्रों यथा जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख में कर दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे अब अगर कुछ नए राज्यों के गठन का वर्ष देखेंगे कि इनका गठन कब हुआ था। तो सबसे पहले है आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में हुआ था। फिर है गुजरात का गठन 1960 में हुआ था। फिर है नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। फिर है हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। मेघालय का गठन 1972 में हुआ था। मणिपुर और त्रिपुरा का गठन 1972 में हुआ था। सिक्किम का गठन 1975 में हुआ था। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन 1987 में हुआ था। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं झारखंड का गठन 2000 में हुआ था। फिर है लास्ट में तेलंगाना का गठन 2014 में हुआ था। अगला पॉइंट है, संघीय संविधान अमेरिकी संविधान की एक विशेषता है। अगला पॉइंट है, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव की राजधानी के रूप में दमन को निर्दिष्ट किया गया है। इसके बाद है, उल्लेखनीय है कि दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघराज्य क्षेत्रों का विलय अधिनियम 2019 के तहत दोनों संघराज्य क्षेत्रों का विलय कर दिया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को हुआ था। अगला पॉइंट है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। फिर है चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र है। इसके बाद अगला पॉइंट है, लोकतंत्र में सत्ता का संचालन जनता के प्रतिनिधियों द्वारा होता है। फिर अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? संविधान के भाग 2 में है। अगला पॉइंट है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारत की नागरिकता निम्न 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। तो सबसे पहले जन्म के द्वारा, फिर दूसरा है रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, तीसरा है रजिस्ट्रीकरण द्वारा, चौथा है देशीकरण द्वारा, पांचवा है किसी भूभाग के सम्मिलन या अर्जन द्वारा। फिर अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता हेतु आवेदन करने से पूर्व कम से कम 5 वर्ष की अवधि तक भारत में निवास करना आवश्यक है। अगला पॉइंट है, नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन केंद्रीय सरकार को इस प्रश्न का निर्धारण करने का एकमात्र निर्णयाधिकार है कि एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक था विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित करने के बाद भारतीय नागरिकता खो देता है। अगला पॉइंट है, नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति संसद को प्राप्त है। फिर हम लोग आगे अब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को देखेंगे और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण आर्टिकल थे उसको हम लोगों ने अपनी पिछली कक्षा में देख लिया था। तो यहाँ पे थोड़े से हम लोग पढ़ेंगे उसको। तो भारतीय संविधान में अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों की व्यवस्था है। भारत में पंचायती राज का उल्लेख अनुच्छेद 40 में है जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। इसके बाद हम लोग मौलिक अधिकार एवं कर्तव्यों को देखेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार है और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं तथा भाग 4 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है। अगला पॉइंट है, मूल भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। अगला पॉइंट है,
44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 तथा अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड च में उल्लिखित संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है, यह एक अब केवल कानूनी अधिकार है। अगला पॉइंट है संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 क के अंतर्गत कानूनी अधिकार बनाया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। अगला पॉइंट है कानून का नियम का अर्थ है कानून की दृष्टि में सभी व्यक्ति समान हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समानता के अधिकार का प्रावधान है। फिर अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित विधि के समक्ष समानता ब्रिटिश संविधान से तथा विधियों का समान संरक्षण अमेरिकी संविधान से लिया गया है। फिर अगला पॉइंट है संविधान के अनुच्छेद 16 में सार्वजनिक रोजगार से संबंधित मामलों में भारत के सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता की गारंटी दी गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक 4 अनुच्छेदों द्वारा स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्रदान किया गया है। अगला पॉइंट है हमारे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। अगला पॉइंट है अनुच्छेद 21 क में उल्लिखित है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य राज्य विधि द्वारा अवधारित करे। इसके बाद अगला पॉइंट है अन्य मौलिक अधिकार हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यह अनुच्छेद 32 के अंतर्गत है। फिर अगला पॉइंट है अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी और निरोध कुछ दशाओं में से संरक्षण के संबंध में उपबंध है। इसके बाद है अनुच्छेद 23 में मनुष्यों के अवैध व्यापार एवं बलात्श्रम ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग्स एंड फोर्स्ड लेबर का निषेध करता है। अगला है हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 में धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 क के तहत मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? 11। अगला पॉइंट है राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर उपयुक्त प्रतिबंध लगा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात इन्हें न्यायालयों द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायालयों द्वारा लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय भूमि पर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से प्रतिरक्षा का मौलिक अधिकार एक विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है। अगला पॉइंट है निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट है परमादेश मैंडमस याचिका का शाब्दिक अर्थ समादेश है। फिर अगला पॉइंट है प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय द्वारा जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी होता है। अगला पॉइंट है मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता को प्रचारित करने की गारंटी संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अगला पॉइंट है नीति निर्देशक सिद्धांतों में पुरुष और महिलाओं दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है, यह अनुच्छेद 39 घ में है। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16(2) में वर्णित है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी के आधार पर सार्वजनिक नियुक्ति के विषय में किसी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला पॉइंट है समानता का अधिकार राज्य की महिलाओं, बच्चे और पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है।
इसके बाद अगला पॉइंट है, हमारे संविधान में काम का अधिकार को मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों में संसद संशोधन कर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत के सदस्य ग्राम सभा की जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। अगला पॉइंट है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति की स्वतंत्रता या जीने के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा यदि उसे अपने वकील से विचार विमर्श करने का मौका नहीं दिया जाता है। अगला पॉइंट है, केवल कुछ लोगों के पास ही मत देने का अधिकार होना चुनाव की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया का समर्थन नहीं करता है। अगला पॉइंट है, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। तो शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार कब बनाया गया था? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार भारतीय भूभाग में किसी भी व्यक्ति को कानून की नज़र में समान होने या कानून द्वारा समान सुरक्षा पाने के अधिकार की अनदेखी राज्य सरकारों द्वारा नहीं की जा सकती है। इसके बाद है, हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता से संबंधित है। फिर है अगला पॉइंट, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 में किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, हमारे संविधान में सामाजिक समानता की स्वीकृति है। अगला पॉइंट है, न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। अगला पॉइंट है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो वह सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास जा सकता है। फिर अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा सम्मिलित किया गया था और इसकी सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति द्वारा की गई थी। फिर अगला पॉइंट है, वैज्ञानिक सोच और सुधार की भावना का विकास करना भारतीय संविधान के भाग 4 क के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में शामिल किया गया है। तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग UPSSC पेट परीक्षा के लिए घटना सीरीज के अंतर्गत, घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारत की संविधान को देखेंगे और उसके अंतर्गत हम भारत की संसदीय प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और इसका टॉपिक है भारत की संसदीय प्रणाली। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। इसके बाद है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं। तो भारत का पहला नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। और वर्तमान में कौन राष्ट्रपति हैं? तो हैं द्रौपदी मुर्मू। इसके बाद है अगला पॉइंट, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। तो राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। तो राष्ट्रपति को उसके पद की गोपनीयता और शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। इसके बाद है, संविधान के अतिक्रमण के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का आधार क्या है? संविधान का अतिक्रमण। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों राज्यसभा और लोकसभा तथा राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के चुनाव में
राज्य विधान परिषद के सदस्य एवं मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंध में अगर कोई भी विवाद होता है तो उसको निपटारा केवल उच्चतम न्यायालय में ही किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, भारत में वर्ष 1962 में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1962 में। इसके बाद है, राष्ट्रीय आपातकाल संसद की स्वीकृति मिलने के उपरांत 6 माह तक जारी रहेगा तथा प्रत्येक 6 माह में संसद के विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे आगे भी अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। तो अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होती है तो संसद की स्वीकृति मिलने के बाद केवल 6 महीने के लिए ही जारी रहती है और उसके बाद अगर पुनः इसकी अवधि को बढ़ाना है तो संसद के विशेष बहुमत द्वारा 6 माह फिर बढ़ाया जा सकता है और इस तरह अनंत काल तक इसे बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्ष 1969 में कुछ सप्ताहों 20 जुलाई से 24 अगस्त 1969 तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने पदभार ग्रहण किया था। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को पुनर्विचारण हेतु किसी प्रस्ताव को वापस करने में अपने स्वविवेकाधिकार से आचरण करते हैं। क्योंकि भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह से काम करना होता है, लेकिन उसके पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां भी होती हैं जिसके अंतर्गत वह किसी भी विधेयक को मंत्रिपरिषद के पुनर्विचारण हेतु भेज सकता है वापस किसी भी प्रस्ताव को। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा के लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी है तो इसके लिए मंत्रिपरिषद का लिखित परामर्श होना चाहिए। इसके बाद अगला पॉइंट है, किसी राज्य में आपातकाल घोषित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो आपातकाल घोषित करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई तब भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो 1975 में जब आपातकाल की घोषणा की गई थी तो उस समय राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति कानून से जुड़े किसी मसले पर भारत के सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। अब अगला है, अनुच्छेद 143 के अनुसार विधि या तथ्य के विषय पर उच्चतम न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को तब सलाह देता है जब विषय व्यापक महत्व का हो। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे। ये व्यक्ति के रूप में हैं और कार्यकाल की दृष्टि से भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन हैं, क्योंकि पहले पे राजेंद्र प्रसाद, उसी तुरंत बाद दूसरे पर भी राजेंद्र प्रसाद ही हुए थे और तीसरे में राधाकृष्णन हुए थे। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपतियों का कार्यकाल के अनुसार सही क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन, फिर डॉक्टर जाकिर हुसैन, फिर वीवी गिरी और फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद। इसके बाद है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गैर राजनीतिक राष्ट्रपति थे। गैर राजनीतिक से तात्पर्य इनकी पृष्ठभूमि राजनीतिक नहीं थी, बल्कि ये एक साइंटिस्ट थे जो कि राष्ट्रपति बने थे। अगला पॉइंट है, प्रथम महिला उम्मीदवार जिसने भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लिया था। तो कौन थी पहली महिला उम्मीदवार? लक्ष्मी सहगल। अगला पॉइंट है, कानून व्यवस्था भंग होने की स्थिति में भारत में आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है। तो कानून व्यवस्था भंग होना आपातकाल लागू करने का आधार नहीं है। अगला पॉइंट है, संसद के अधिवेशन को समाप्त करने संबंधी राष्ट्रपति का अधिकार सत्र भंग करने का अधिकार कहलाता है। इसके बाद है, भारत के प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल तथा राज्यों के मुख्यमंत्री में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं की जाती है और बाकी लोगों की नियुक्ति की जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री, अटॉर्नी जनरल, राज्यों के राज्यपाल शामिल हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला पॉइंट है, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के गैर सदस्य के रूप में संसद में संबोधन का अधिकार है, लेकिन उन्हें मत देने का अधिकार नहीं है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के लगातार
2 बार उपराष्ट्रपति एवं 1 बार राष्ट्रपति थे। तो राधाकृष्णन भारत में 2 बार उपराष्ट्रपति व भी लगातार तथा 1 बार राष्ट्रपति बने थे। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति जितनी बार चाहें अपने पद के लिए पुनः चुनाव लड़ सकते हैं। इस संविधान में इस संबंध में कोई सीमा निर्धारित नहीं है। अनुच्छेद 57 के तहत राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है। तो राष्ट्रपति पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य होता है या किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 57 के अंतर्गत है। अगला पॉइंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फ़खरुद्दीन अली अहमद तथा मौलाना आज़ाद में से मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो मौलाना आज़ाद राष्ट्रपति नहीं थे, बाकी के तीनों लोग राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और फ़खरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे भारत के। अगला पॉइंट है, भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के दार्शनिक राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया रीति से संसद द्वारा चलाए गए महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग का उल्लेख अनुच्छेद 61 के अंतर्गत किया गया है। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव पर पहल करने का अधिकार संसद के दोनों सदनों को है। तो अर्थात यदि राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो इसे संसद के किसी भी सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति पर संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। अर्थात राष्ट्रपति का पद 6 माह से अधिक के लिए रिक्त नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट है, भारतीय गणतंत्र का प्रमुख भारत का राष्ट्रपति है। तो भारतीय गणतंत्र का प्रमुख कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख होते हैं। अगला पॉइंट है, डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी भारत के निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति थे। तो निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला पॉइंट है, बीवी गिरी के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना की गई थी। तो किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दोबारा मतगणना कराई गई थी? तो बीवी गिरी के निर्वाचन के समय। अगला पॉइंट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक अर्थात ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दी गई है, राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है। तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है और ज्वाइंट सिटिंग को राष्ट्रपति बुलाता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की बैठक एक साथ होती है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने संबंधी शक्तियों का वर्णन है। तो राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो आर्टिकल 123 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, संविधान में अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन तथा अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। इसके बाद है, अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करते हैं कौन? राष्ट्रपति। तो अगर आर्टिकल 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करना है तो इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श की आवश्यकता होती है और इसका आधार होता है युद्ध हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह हो, तब जाकर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू करते हैं। तो राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार होता है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया हो, इसे आर्टिकल 356 के अंतर्गत लागू किया जाता है और इसे लागू राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय अस्थिरता के समय मंत्रिमंडल के परामर्श पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। तो वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अंतर्गत दिया गया है, इसकी घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट है, भारत में वित्तीय आपातकाल कभी लागू नहीं हुआ है। आज तक वित्तीय आपातकाल की घोषणा कभी भी भारत में नहीं की गई है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का
पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। इसके बाद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय करता है। तो अगर यदि उपराष्ट्रपति हो या फिर राष्ट्रपति हो, अगर उसके चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो इसका निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा का सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति उस सदन का सदस्य नहीं होता है। तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा का सदस्य नहीं माना जाता है। इसके बाद है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं। इसके बाद है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इसके बाद है, भारतीय संसद के 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा हैं। तो भारतीय संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं प्लस राज्यसभा भी आती है प्लस लोकसभा भी आती है, जिसमें से राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है और लोकसभा में लोगों का प्रतिनिधित्व होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा को बुजुर्गों की सभा या हाउस ऑफ द एल्डर्स भी कहा जाता है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। तो निम्न सदन लोकसभा को कहा जाता है। राज्यसभा एक अस्थाई सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, जिसके कारण यह कभी भी भंग नहीं होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में नए नए सदस्यों का चुनाव होता है, जिसके कारण यह कभी भंग नहीं होती है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद अपना कार्यकाल पूरा करके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जा सकते हैं। तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है? कुल 12 सदस्यों को। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष और लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक है। इसके बाद है, सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है, क्योंकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है, जिसके कारण राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका निर्वाचन करते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसके बाद है, साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए मनोनीत किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति जिन सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है उनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो उनमें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए। उन्हीं को ही राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। इसके बाद है, भारत की संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री सहित तथा महान्यायवादी शामिल होते हैं। तो संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी आदि शामिल होते हैं। इसके बाद है, जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इसके बाद है, भारतीय संसद भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों को एक साथ संबोधित किए जाने के बाद धन्यवाद प्रकट करते हैं, जिसे धन्यवाद प्रस्ताव कहते हैं। तो भारतीय संसद को अगर राष्ट्रपति एक साथ संबोधित करते हैं तो उसके बाद संसद के सदनों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसके बाद है, लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है।
लोकसभा को जनता के सदन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जनता द्वारा चुने हुए लोग, उनके प्रतिनिधि आते हैं। इसके बाद है, ऐसे व्यक्ति को जो संसद का सदस्य नहीं है, मंत्री पर पद पर नियुक्त किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह होती है कि उस व्यक्ति को 6 महीने के भीतर संसद का सदस्य बनना अनिवार्य होता है। इसके बाद है, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी मोतीलाल नेहरू की पोती थीं। अगला पॉइंट है, भारत में 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच प्रथम आम चुनाव हुए थे। तो भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? 1951-52 में। इसके बाद है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है। तो कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधायिका के प्रति। अगला पॉइंट है, सरकार के संसदीय स्वरूप में मंत्रिपरिषद को वास्तविक शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, और यह मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और इसकी भारतीय संसद प्रणाली के बचे हुए विषय को अगली वीडियो में आकर पूरा करेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग घटना चक्र सीरीज़ के अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को देख रहे हैं, और उसके अंतर्गत हम लोग भारत की संसद के प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने भारत की संसदीय प्रणाली को देखा था, और शेष बचे हुए हिस्से को आज की इस वीडियो में समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, लोकसभा में अधिकतम 550, वर्तमान में लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। तो लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550, और वर्तमान में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हैं? 543। उल्लेखनीय है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 334 में संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में मनोनीत किए जाने वाले एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। तो एंग्लो इंडियन सदस्यों के मनोनयन को समाप्त करने के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? तो उसके लिए 104वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया था। अगला पॉइंट है, संसद में सामान्यतः आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था, किंतु वर्तमान में इसे 1 फरवरी को पेश किया जाता है। इसके बाद है, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। तो राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 250। लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 550। इसके बाद है, शून्यकाल जिसे 0 आवर भी कहते हैं, लोकसभा में दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक का होता है। अगला पॉइंट है, अध्यक्ष जिसे स्पीकर के नाम से भी जानते हैं, लोकसभा में सिर्फ मतों की संख्या बराबर होने पर अपने मत के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। अगला पॉइंट है, श्रीमती इंदिरा गांधी जब भारत की प्रधानमंत्री बनी तो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। अगला पॉइंट है, भारतीय संसद ने हाल ही में PFRDA बिल पारित किया। PFRDA का अर्थ है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। अगला पॉइंट है, लोकसभा एवं राज्यसभा में महिलाओं के लिए कोई आरक्षण नहीं है। तो राज्यसभा और लोकसभा में महिलाओं के लिए कोई भी आरक्षण लागू नहीं किया गया है। इसके बाद है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 180 में राज्यसभा की रचना से संबंधित विवरण उपलब्ध है। तो राज्यसभा की संरचना का प्रावधान किस आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो यह आर्टिकल 80 के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्यसभा के वर्तमान पदेन सभापति कौन है? तो वर्तमान पदेन सभापति जयदीप धनखड़ हैं, जो कि वर्तमान में उपराष्ट्रपति भी हैं। अगला पॉइंट है, संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता विधानमंडल के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही है। यह संसदीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है। अगला पॉइंट है, भारत में मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहती है जब तक उसे लोकसभा के सदस्यों के बहुमत का समर्थन हो। अगर यदि लोकसभा के सदस्य मंत्रिपरिषद के प्रति अपना समर्थन वापस ले लें तो वह मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। अगला पॉइंट है, यदि लोकसभा का अध्यक्ष अपने कार्यकाल से पहले अपना त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को भेजता है। तो लोकसभा स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा के उपाध्यक्ष को। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 253
संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने हेतु कानून बनाने का अधिकार देता है। तो आर्टिकल 253 के अंतर्गत क्या है? संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए कानून बनाने का अधिकार। अगला पॉइंट है, लोकसभा 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक संख्या में सीटें हासिल की थीं। इसके बाद है, लोकसभा में विरोधी दल के नेता को केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो विरोधी दल के नेता को कौन सा दर्जा प्राप्त होता है? केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का। अगला पॉइंट है, एच.डी. देवगौड़ा के बाद इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री बने। अगला पॉइंट है, लोकसभा सीटों की सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश में है, जो कि 80 है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? 80 है। इसके बाद अगला पॉइंट है, उत्तर प्रदेश राज्य का लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है। तो किस प्रदेश का या किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा या राज्यसभा में है? तो वह उत्तर प्रदेश का है। अगला पॉइंट है, बिहार लोकसभा की 40 सीटों का प्रतिनिधित्व करता है। तो बिहार के अंतर्गत लोकसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो 40 सीटें हैं। इसके बाद है, मध्य प्रदेश से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सबसे अधिक सीटें आरक्षित हैं। अगला पॉइंट है, महाराष्ट्र राज्य को लोकसभा में दूसरे स्थान 48 सीटों का प्रतिनिधित्व है। तो महाराष्ट्र के लिए लोकसभा में कितनी कुल सीटें हैं? 48 सीटें हैं। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य को लोकसभा में 10 सीटें प्राप्त हैं। इसके बाद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है। अगला पॉइंट है, लोकसभा सदस्य अपने में से किसी एक सदस्य को लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित करते हैं। अगला पॉइंट है, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में लोकसभा का सबसे वरिष्ठ सदस्य लोकसभा की अध्यक्षता करता है। इसके बाद है, गणेश वासुदेव मावलंकर स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। तो स्वतंत्र भारत के सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला पॉइंट है, एम अनंत सैनम आयंगर ये दूसरे लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष हैं। तो वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला हैं। इसके बाद है, लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। इसके बाद अगला पॉइंट है, एक विधेयक जो किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार या परिवर्तन या विनियमन से संबंधित है उसे धन विधेयक कहते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, लोकसभा के स्पीकर या अध्यक्ष को लोकसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो लोकसभा पद के स्पीकर को हटाने की क्या विधि है? सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। इसके बाद है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है? तो लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 249 के द्वारा राज्य सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषयों के संबंध में विधि निर्माण की शक्तियां संसद को प्राप्त हैं। तो राज्य सूची के विषय पर अगर कानून बनाना है तो संसद किस आर्टिकल का सहारा लेकर कानून बनाती है? तो आर्टिकल 249 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। इसके बाद है, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्ति के समय संसद सदस्य होना जरूरी नहीं है, परंतु 6 माह के भीतर उन्हें संसद द्वारा सदस्य बनना होगा। अगला पॉइंट है, जातियों और जनजातियों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति करार देने का संवैधानिक अधिकार संसद को प्राप्त है। अगर किसी जाति को जनजाति या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करनी है तो उसे घोषित करने का अधिकार संसद को दिया गया है। अगला पॉइंट है, संसद में आम बजट सामान्यतः वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। अगला पॉइंट है, संसद में रेलवे बजट 2016-17 तक प्रति वर्ष अलग से प्रस्तुत किया जाता था, परंतु वर्ष 2017-18 से आम बजट तथा रेल बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगे। इसके बाद है, राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगला पॉइंट है, DMRC जिसे दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड कहा जाता है, रेलवे मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन नहीं आता है। इसके बाद है, संविधान में संशोधन संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगर संविधान संशोधन विधेयक पेश करना है तो किस सदन में पेश किया जाएगा? तो इसे लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, संविधान के अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को सरकार के निर्णयों व नीतियों से अवगत कराने के
प्रधानमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। इसके बाद है लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता लोकसभा अध्यक्ष प्रदान करता है। तो लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता कौन प्रदान करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगला पॉइंट है लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। अगर आपातकाल लागू है तो लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसके बाद है औषध निर्माण विभाग, यह रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट है संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र में विकास योजना के लिए सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना, जिसे MPLADS के नाम से भी जाना जाता है, के तहत प्रतिवर्ष 5 करोड़ की राशि वितरित की जाती है प्रत्येक सांसद को। अगला पॉइंट है भारत के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास 7 लोक कल्याण मार्ग, नई दिल्ली है। इसके बाद है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के समतुल्य भारत के विदेश मंत्री का पद होता है। इसके बाद है संसद द्वारा व्हिसल ब्लोअर अधिनियम बिना किसी डर के भ्रष्टाचार के बारे में बताने के लिए लोगों के सहयोग हेतु पारित किया गया। अगला पॉइंट है संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों, अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लिए जाने को एक्सपंक्शन कहा जाता है। तो एक्सपंक्शन किसे कहा जाता है? संसदीय कार्यवाहियों की कार्रवाई या अभिलेखों के लिए शब्दों, अभिव्यक्तिकरण के वाक्यांशों को वापस लेने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है लोकसभा की बैठक का अंत सत्रावसान से किया जाता है। तो सत्रावसान से तात्पर्य होता है लोकसभा की बैठक अब समाप्त हो गई है। अगला पॉइंट है बजट अधिवेशन, शीतकालीन अधिवेशन और मानसून अधिवेशन लोकसभा के सत्र होते हैं। अगला पॉइंट है धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? कि इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाता है और राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता है। धन विधेयक को राज्यसभा में नामंजूर होने के बावजूद लोकसभा पास कर सकती है। अगर राज्यसभा उसे पास नहीं कर रही है धन विधेयक को, फिर भी राज्यसभा उसे पास कर सकती है। अगर धन विधेयक राज्यसभा से 14 दिन के भीतर वापस नहीं भेजा जाता तब इसको दोनों सदनों से पास हुआ मान लिया जाता है। धन विधेयक के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। अगर किसी भी धन विधेयक को संसद में पेश करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही धन विधेयक को संसद में पेश किया जा सकता है। अगला पॉइंट है मंत्रिपरिषद के अंतर्गत मंत्रिमंडल सदस्य, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और विभाग रहित मंत्री आते हैं। इसके बाद है राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयक को अपने पास विचारार्थ अनिश्चित समय तक रख सकता है। तो राष्ट्रपति अगर संसद द्वारा कोई विधेयक पारित होकर उसके पास सिग्नेचर के लिए आता है तो उसे अनिश्चित समय तक अपने पास रख सकता है, अर्थात वह इस पर कितने भी समय में अपनी सिग्नेचर कर सकता है। इसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। इसके बाद है भारतीय विदेश सेवा अखिल भारतीय सेवा नहीं है। अगला पॉइंट है भारत में 3 अखिल भारतीय स्तर की सेवाएं हैं। सबसे पहली है भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे IAS भी कहते हैं। दूसरा है भारतीय पुलिस सेवा, जिसे IPS भी कहते हैं, इंडियन पुलिस सर्विस। तीसरी है भारतीय वन सेवा, जिसे IFOAS भी कहा जाता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अगला पॉइंट है भारत में लोकसभा राज्यसभा की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है। तो दोनों सदनों में अधिक शक्तिशाली कौन माना जाता है? तो लोकसभा को माना जाता है। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया। तो जवाहरलाल नेहरू किस विचारधारा को मानने वाले थे? समाजवाद की विचारधारा को। अगला पॉइंट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी एवं लाल बहादुर शास्त्री में से महात्मा गांधी प्रधानमंत्री नहीं बने हैं। बाकी के तीनों लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल बहादुर शास्त्री तीनों भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसके बाद है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के लिए निर्वाचित घोषित किए गए थे। वर्तमान में वह राजस्थान से राज्यसभा के लिए निर्वाचित हैं। अगला पॉइंट है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला पॉइंट है पूर्व में राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्य लोकसभा के लिए मनोनीत किए जा सकते थे। 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत अनुच्छेद 334 में संशोधन कर
लोकसभा और विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित किए जाने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार का बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो केंद्र सरकार किस सदन में अपना बजट पेश करती है? लोकसभा में पेश करती है। अगला पॉइंट है, सदन के किसी भी सदस्य को बात करने से रोककर किसी अन्य सदस्य को बोलने का अधिकार देने की शक्ति अध्यक्ष को है। इस परिघटना को शिष्टाचार डेकोरम कहते हैं। इसके बाद है, लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभा में से राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। विधान परिषद को भंग नहीं बल्कि समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, वर्तमान लोकसभा 17वीं लोकसभा है। तो वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? 17वीं लोकसभा है। अगला पॉइंट है, 17वीं लोकसभा के गठन के बाद भारत के गृह मंत्री के रूप में अमित शाह को नियुक्त किया गया। तो वर्तमान में कौन है गृह मंत्री? अमित शाह हैं। इसके बाद है, संसद, मंत्रिपरिषद एवं वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। तो संसद, मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारिणी पर अनेक संसदीय तंत्रों के माध्यम से नियंत्रण रखती है। स्थगन प्रस्ताव उनमें से एक है। तो स्थगन प्रस्ताव के द्वारा भी संसद, मंत्रिपरिषद और वास्तविक कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखती है। अगला पॉइंट है, विधायिका, कार्यपालिका, प्रसार माध्यम तथा न्यायपालिका में से प्रसार माध्यम सरकार का अंग नहीं है। बाकी की विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सरकार के अंग हैं। अगला पॉइंट है, केंद्रीय मंत्रियों का वेतन तथा भत्ता संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो वेतन भत्ते सांसदों के, केंद्रीय मंत्रियों के कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है। अगला पॉइंट है, भारत की संविधान सभा ने सभी निर्णय आम सहमति से लिए थे। तो संविधान सभा जब संविधान का निर्माण कर रही थी तो उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय आम सहमति से लिए गए थे। अगला पॉइंट है, प्रथम बार भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की गई थी। अगला इसके बाद है, राज्यसभा के पहले सभापति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, क्योंकि ये पहले उपराष्ट्रपति थे और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अगला पॉइंट है, संसद द्वारा पारित कोई विधेयक जब राष्ट्रपति के पास उनकी सम्मति के लिए भेजा जाता है तो वो इसमें सुधार नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है, भारतीय प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में अविश्वास मत का सामना करने से पहले त्यागपत्र दिया था। अगला पॉइंट है, भारत के संविधान में संसद द्वारा संशोधन किए जा सकते हैं। तो भारतीय संविधान में अगर संशोधन करना है तो यह संशोधन कौन करता है? संसद करती है। अगला पॉइंट है, लोकसभा की प्रत्येक बैठक के प्रथम घंटा को प्रश्नकाल कहा जाता है। तो प्रश्नकाल लोकसभा की बैठक के प्रथम घंटे को कहा जाता है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो हम लोग समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू सक्सेस। आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीएससी पेट 2023 के लिए घटना चक्र सीरीज के अंतर्गत भारतीय संविधान और उसकी व्यवस्था को देख रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध। तो इसके बारे में हम लोग आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। फिर अगला पॉइंट है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है, राज्यपाल राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं। तीसरा पॉइंट है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करवाते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है, सरोजिनी नायडू स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल थीं। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थीं? तो सरोजिनी नायडू थीं। अगला पॉइंट है, सरोजिनी नायडू स्वतंत्रता के बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी। तो सरोजिनी नायडू कहाँ की राज्यपाल बनी थी? उत्तर प्रदेश की। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य के मंत्रियों की परिषद अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मंत्रिपरिषद का प्रमुख मुख्यमंत्री होता है राज्यों के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है।
अगला पॉइंट है, राज्य विधानसभा का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए मंत्रिपरिषद का सदस्य बन सकता है और उससे अधिक के लिए उसको सदस्यता लेनी पड़ती है विधानसभा की। अगला पॉइंट है, भारत के राष्ट्रपति के अतिरिक्त राज्यों के राज्यपालों के पास क्षमा करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति के अलावा राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वह भी क्षमादान की शक्ति रखते हैं। अगला पॉइंट है, चंडीगढ़ शहर 2 राज्यों पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी है। इसके बाद अगला पॉइंट है, विधानसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी रहनी चाहिए? 25 वर्ष। अगला पॉइंट है, राज्य विधानसभा का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है। तो विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष। अगला पॉइंट है, विशेष परिस्थितियों जब बहुमत न होने की स्थिति में राज्यपाल पहले भी विधानसभा को भंग कर सकता है। अगर किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल रहा है तो राज्यपाल को यह अधिकार होता है कि वह विधानसभा को भंग कर सकता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। अगला पॉइंट है, भारत में राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन विधान परिषद को कहा जाता है। तो राज्यों में जो ऊपरी सदन होता है उसमें विधान परिषद को कहा जाता है ऊपरी सदन, और निचला सदन विधानसभा होती है। इसके बाद अगला पॉइंट है, भारत के 6 राज्यों में केवल विधान परिषद है और वह 6 राज्य हैं। पहला राज्य उत्तर प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके बाद अगला पॉइंट है, राज्यों की विधानसभाओं द्वारा मांग करने पर भारत की संसद किसी राज्य में विधान परिषद का गठन अथवा उसे समाप्त कर सकती है। तो विधानसभाओं का गठन और समाप्त करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास होता है। अगला पॉइंट है, यदि किसी संसद सदस्य को किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो जिस तारीख से वे राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करते हैं तब से सदन में उनकी सीट रिक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेशों पर राज्य विधानसभा का 6 सप्ताह की समाप्ति से पहले अनुमोदन होता है। तो राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जो जारी किए जाते हैं उसके लिए राज्य विधानसभा का अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होता है 6 सप्ताह के भीतर। अगला पॉइंट है, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या प्रशासक के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट है, अनुच्छेद 160 के अनुसार आकस्मिकता में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए राष्ट्रपति कोई ऐसा उपबंध बना सकता है जो संविधान में वर्णित नहीं है। जैसे राज्यपाल के निधन होने पर संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अस्थायी तौर पर राज्यपाल का कार्यभार सौंपा जा सकता है। अगला पॉइंट है, गुजरात में कुल जिलों की संख्या 33 है। अगला पॉइंट है, हरियाणा राज्य के अंतर्गत विधानसभा की 90 सीटें हैं। तो हरियाणा में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 90। अगला पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और यदि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाना है तो उनको हटाने का काम करता है राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, वर्ष 1995 में बम्बई को मुंबई नाम दिया गया। इसके बाद है, वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री इसमें कौन है? नीतीश कुमार। अगला पॉइंट है, किसी राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य का राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, मिजोरम को 20 फरवरी 1987 को औपचारिक रूप से राज्य का दर्जा दिया गया। इसके बाद है, अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान करता है। तो नागालैंड का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 371A से है नागालैंड का संबंध। इसके बाद है, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के बिगड़ जाने की घोषणा पर राज्यपाल राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर सकता है। तो संवैधानिक स्थिति बिगड़ने पर राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए अनुशंसा कौन करता है? राज्यपाल कर सकता है। इसके बाद है, लक्षद्वीप, चंडीगढ़, मणिपुर में से मणिपुर
संघ शासित प्रदेश नहीं है बल्कि यह राज्य है। इसके बाद है संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। तो अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद है वर्तमान में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। तो बिहार के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। इसके बाद अगला पॉइंट है तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन को भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबी अवधि तक कार्यरत रहने वाले सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो सिक्किम के मुख्यमंत्री जो सबसे लंबे अवधि तक कार्यरत रहने वाले हैं वो हैं पवन कुमार चामलिंग। अगला पॉइंट है वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो कि 19 मार्च 2017 से हैं। अगला पॉइंट है वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। अगला पॉइंट है महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन हैं? तो महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण थे। अगला पॉइंट है असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो असम विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 126 है। अगला पॉइंट है भारत के उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो सबसे अधिक विधानसभा सदस्य किस स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में है। अगला पॉइंट है विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए। इसके बाद अगला पॉइंट है पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवंत मान है जो 16 मार्च 2022 से हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243 है। इसके बाद है वर्तमान में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है। अगला है भारतीय राज्यों में जनगणना करते समय राज्यपाल का नाम सर्वप्रथम आएगा। अगला पॉइंट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350A में यह प्रावधान है कि राज्य सरकार प्राथमिक शिक्षा के स्तर पर मातृभाषा में अध्ययन करने की सुविधा देने की व्यवस्था करने का प्रयास करे। अगला पॉइंट है राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। तो राज्य की आकस्मिक निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। अगला पॉइंट है भारतीय राज्यों में किसी धन विधेयक या मनी बिल को धन विधेयक का दर्जा कौन देता है? तो मनी बिल का दर्जा विधानसभा का अध्यक्ष देता है। अगला पॉइंट है भारत में सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सबसे लंबे समय तक कार्यरत महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर एक ग्रीष्मकालीन है एवं जम्मू शीतकालीन है। तो जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियाँ हैं, ग्रीष्मकालीन में श्रीनगर और शीतकाल में जम्मू होती है। अगला पॉइंट है भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन उस राज्य का राज्यपाल करता है। तो राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। यह आर्टिकल 243 के अंतर्गत इसका प्रावधान है। अगला पॉइंट है राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इसके बाद है महाधिवक्ता राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला पॉइंट है महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी होता है। तो राज्य का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। इसके बाद है विधानसभा का सत्रावसान राज्यपाल के आदेश द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। इसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या होनी चाहिए? तो उसके अंतर्गत है 5 वर्ष के लिए 1 या 2 से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश बने रहना है। या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम योग्यता उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों की वकालत है। तो ये है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता। अगला पॉइंट है भारत में न्यायिक समीक्षा की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो न्यायिक समीक्षा की शक्ति किससे प्राप्त है? सर्वोच्च न्यायालय को। अगला पॉइंट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला पॉइंट है पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन है। तो पुडुचेरी जो संघ राज्य क्षेत्र है उसकी न्यायपालिका मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत आती है।
अगला पॉइंट है, भारत के 42वें मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो 42वें मुख्य न्यायमूर्ति H.L. दत्तू थे। अगला पॉइंट है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति धनंजय D.Y. चंद्रचूड़ हैं। धनंजय वाई चंद्रचूड़ हैं। मुख्य न्यायाधीश को भारत में CJI भी कहा जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला पॉइंट है, उच्चतम न्यायालय में एक मुख्य तथा 33 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था है। अगला पॉइंट है, लोक अदालतों के अधिवेशनों की अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। तो जो लोक अदालतें होती हैं उनकी अध्यक्षता कौन करता है? तो उसकी अध्यक्षता जिला न्यायाधीश करता है। अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। तो सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को परिवर्तन करने के लिए कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है? 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। अगला पॉइंट है, गुजरात उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में स्थित है। अगला पॉइंट है, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारतीय राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष है। इसके बाद है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को साबित कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। तो अगर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना है तो उसके लिए कौन कौन से आधार हैं? तो उसमें सबसे पहला आधार है साबित कदाचार और दूसरा है असमर्थता। अगला पॉइंट है, राज्य या संघ राज्य क्षेत्र का साझा उच्च न्यायालय पंजाब, हरियाणा एवं चंडीगढ़ का साझा उच्च न्यायालय है। इसके बाद है, मद्रास उच्च न्यायालय की न्यायपीठ मदुरई में काम कर रही है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय वेतन तथा सेवा शर्तें संशोधन अधिनियम 2018 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का मासिक वेतन 2,80,000 तथा अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये कर दिया गया है। तो CJI का वेतन कितना है? मासिक वेतन 2,80,000 और अन्य न्यायाधीशों का मासिक वेतन 2,50,000 रुपये है। अगला पॉइंट है, वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी R. वेंकट रमणी हैं। तो वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी कौन है? R. वेंकट रमणी। अगला पॉइंट है, जनहित याचिका उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में दायर की जा सकती है। जनहित याचिका जिसे PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन भी कहते हैं, उसे किस न्यायालय में दायर किया जा सकता है? तो इसे उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में दायर किया जा सकता है। अगला पॉइंट है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला है, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी थी। इसके बाद है, उच्च न्यायालय के कोई न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के बाद निजी तौर पर वकालत का व्यवसाय ऐसे उच्च न्यायालय को छोड़कर जिसमें उसने न्यायाधीश के रूप में कार्य किया है अन्य किसी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष है। अगला पॉइंट है, मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी। तो MP हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वर्ष 1956 में। और यह कहाँ स्थित है? यह जबलपुर में स्थित है। इसकी 2 खंडपीठें हैं, पहली ग्वालियर में है और दूसरी इंदौर में है। अगला पॉइंट है, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की पीठ बिलासपुर में स्थित है। इसके बाद है, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है। तो उत्तर प्रदेश की जो हाई कोर्ट है उसकी मुख्य पीठ इलाहाबाद में स्थित है, जबकि इसकी खंडपीठ लखनऊ में स्थित है। अगला है, संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और जम्मू कश्मीर हैं जहां उच्च न्यायालय हैं। 2 केंद्र शासित क्षेत्रों में उच्च न्यायालय का व्यवस्था है, एक दिल्ली है और दूसरा जम्मू कश्मीर है। अगला पॉइंट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय शिक्षा संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों को आरक्षण प्रदान करने के सरकारी निर्णय को समर्थन दिया है। उन्हें 27% आरक्षण दिया जाएगा। तो OBC को कितना प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा? 27%। अगला पॉइंट है, 2 या अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना विधि के तहत संसद के द्वारा की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय की स्थापना कौन करती है? संसद। अगला पॉइंट है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति को लोक पद जिसके लिए वह पात्र नहीं है धारण करने से रोकने के लिए अधिकार, परीक्षा,
को वारंटो याचिका जारी कर सकता है। यह एक प्रकार की रिट है जिसे मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए लागू किया जाता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अगला पॉइंट है, भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत के उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने वाली प्रथम महिला लीला सेठ थी। अगला पॉइंट है, कलकत्ता उच्च न्यायालय का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर प्रादेशिक क्षेत्राधिकार है। इसके बाद है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 80A के अंतर्गत चुनाव विवाद पर फैसला देने का अधिकार उच्च न्यायालय के पास है। अब इसके बाद हम लोग जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया? 1992 में किया गया। किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया। इसके बाद है, पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। पंचायती राज भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत है? भाग 9 के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, पंचायती राज त्रिस्तरीय, पहला ग्राम पंचायत, उसके बाद क्षेत्र पंचायत तथा उसके बाद जिला पंचायत, ये त्रिस्तरीय है। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भाग 9 क जोड़ा गया संविधान में, जिसके तहत नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो नगरीय स्थानीय प्रशासन के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम लाया गया। कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। इसके तहत कौन सा भाग जोड़ा गया संविधान में? संविधान में भाग 9 क जोड़ा गया। अगला पॉइंट है, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया। तो सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था? राजस्थान के नागौर जिले में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 को, महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर। इसके बाद अगला पॉइंट है, यदि पंचायत का विघटन होता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराए जाते हैं, और यदि समय 6 माह से कम बचा है तो उसे जब अगला इलेक्शन होगा तब भी कराए जाते हैं। अगला पॉइंट है, नागालैंड राज्य में पंचायती राज व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है। तो नागालैंड में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। इसके बाद है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान जिला परिषद का है। सर्वोच्च स्तर पर जिला परिषद है, उसके नीचे ब्लॉक पंचायत है, अखंड पंचायत है, फिर सबसे नीचे ग्राम पंचायत है। अगला पॉइंट है, पंचायती राज स्वशासन की एक योजना है, इससे स्वशासन को बढ़ावा मिलता है। पंचायती राज से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है। अगला पॉइंट है, पंचायती राज का उद्देश्य प्रजातंत्र का विकेंद्रीकरण है, अर्थात लोगों का लोकतंत्र में सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए इसे लागू किया गया है। अगला पॉइंट है, नगर निगम के प्रधान कौन होते हैं? तो नगर निगम के प्रधान मेयर होते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।